हेलो स्टूडेंट्स। सॉफ्टवेयर का आज सीरीज़ 4 पार्ट 4 हम यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग टूल्स की। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग टूल्स क्या होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से हैं। तो यहाँ हम टॉपिक कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके अलावा हम बात करेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की, और हम बात करेंगे यहाँ पर प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स की। और इन सबसे पहले, यानी कि प्रोग्रामिंग टूल्स से भी पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले व्हाट इज प्रोग्राम। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि प्रोग्राम होता क्या है। आप प्रोग्राम से समझते क्या हैं, क्या मतलब मानते हैं कि आप प्रोग्राम क्या चीज़ होती है, ये आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं है कि प्रोग्राम क्या है, तब तक आगे की चीज़ें पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, वैसे भी आप इस सिलेबस के अंदर आगे पाइथन जैसी लैंग्वेज पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ आपको प्रोग्रामिंग ही करनी है, तो इसलिए प्रोग्रामिंग का बेसिक आपको आना चाहिए। तो प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस का जो सेट है वो क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जब भी कोई टास्क आपको करवानी होती है कंप्यूटर से, तो आप क्या करते हो, एक लिस्ट कंप्यूटर को दे देते हो टास्क को करने के लिए इंस्ट्रक्शंस की। जैसे आपने कहा कि भाई सबसे पहले कंप्यूटर इस काम को करे, वर्क फर्स्ट आपने कह दिया, सेकंड कह दिया, थर्ड कह दिया, फोर्थ कह दिया, फिफ्थ सिक्स सेवंथ आपने वर्क दे दिए। तो यहाँ आपने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप आपने यहाँ पर उस टास्क को करने का जो मेथड है वो लिख दिया है। ठीक है, यहाँ आपने मेंशन किया है कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ एक छोटी सी बात कि आपको एवरेज कैलकुलेट करना है, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 3 नंबर्स का एवरेज कंप्यूटर से कैलकुलेट करवाना है, तो आप क्या क्या करोगे? देखिए, आप सबसे पहले क्या करोगे, आप इनपुट करोगे नंबर्स को, जैसे कि 5, 7, 8 जो भी है, ये आपने इनपुट कर दिया यहाँ पर। ठीक, इसे इनपुट करने के बाद आप क्या करोगे, इनका सम करोगे। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दोगे सम असाइन 5 + 7 + 8। ठीक है, तो सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अप्रॉक्स 20 हो जाएगी आपकी। ठीक है, देन आप क्या करोगे, आप थर्ड स्टेप के अंदर आप क्या करोगे, प्रिंट कर दोगे। ठीक है, किसको? सम अपॉन 3 को। ठीक है, सम अपॉन 3 जैसे ही आप प्रिंट करोगे, आपके सामने क्या आ जाएगा, इसका एवरेज निकल के आ जाएगा। इतनी बात क्लियर? ठीक है, और ये जो एवरेज होगा वो अप्रॉक्स होगा आपका 6.67 के समथिंग, ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, औसत होता क्या है? एवरेज का मतलब औसत है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। जितने टोटल आपका सम हुआ नंबर्स का, उसे आप डिवाइड कर दो उनकी काउंटिंग से, तो आपको औसत निकल के आ जाएगा। तो अब एक चीज़ देखने वाली बात क्या है कि एवरेज कैलकुलेट करने के लिए क्या आप पहले सम कर सकते हो? नहीं ना, पहले आप क्या करोगे, वैल्यूज़ इनपुट करोगे, इसके बाद उनका क्या करोगे, सम करोगे। तो यहाँ पर ये जो एक ऑर्डर हमने फॉलो किया है और ये कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हमने लिखे हैं, इन्हें हम प्रोग्राम कह सकते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है ये। अब जैसे मैंने आपको एवरेज निकालना सिखाया, आप इसे कंप्यूटर को सिखा सकते हो, बस आपको लैंग्वेज कंप्यूटर वाली यूज करनी पड़ेगी, वो लैंग्वेजेस आपको काम में लेनी पड़ेंगी जो कंप्यूटर समझता हो। ठीक है, तो कंप्यूटर को भी हम नई नई टास्क सिखा सकते हैं। तो वो जो टास्क आप सिखाते हो, उसके लिए जो आप कोड लिखते हो, वो कहलाता है प्रोग्राम। तो प्रोग्राम का मतलब किस बात से है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से जो कंप्यूटर के जरिए किसी काम को करवाने के लिए लिखा जाता है। बात क्लियर? अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हम पढ़ रहे हैं आज हमारा 4th पॉइंट, जिसका नाम है प्रोग्रामिंग टूल्स। तो व्हाट इज प्रोग्रामिंग टूल्स? अगर आप कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाना चाहते हो, यानी कि कंप्यूटर को नई टास्क सिखाना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिनकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, वो भाषा जिसके अंदर आप ये इंस्ट्रक्शंस लिखोगे। ऐसे जनरल लैंग्वेज में आप नहीं लिख सकते, अलग अलग तरीके की कंप्यूटर लैंग्वेज होती हैं जिन्हें कंप्यूटर समझ सकता है। अगर मैं बात करूँ तो कंप्यूटर की सबसे पहली भाषा जो आई थी वो मशीनी थी। मशीनी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें निर्देश लिखने के लिए आपको केवल 0 और 1 मिलते हैं। ठीक है,
ओनली 0-1 का यूज करके ही आप निर्देश लिख सकते थे। कोई भी इंस्ट्रक्शन होगा वो 0-1 से मिलकर बना होगा, तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन पहले यही अरेंजमेंट हमारे पास था। ठीक है, अब काफ़ी सारी लैंग्वेजेस डेवलप हो गई हैं जो इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस भी लिखने की आपको फैसिलिटी दे देती हैं। फिलहाल तो कंप्यूटर को अगर आप इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हो किसी टास्क से रिलेटेड, तो उसके लिए जो लैंग्वेज काम आती हैं वो कहलाती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इज दैट क्लियर? लाइक C++, जावा, विजुअल बेसिक, पाइथन, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं। ठीक है, बट यहाँ हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है इनका क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इनका क्लासिफिकेशन हुआ कैसे है? देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बेसिकली हम क्लासीफाई करते हैं 2 कैटेगरीज के अंदर। नंबर फर्स्ट जो है वो आती है आपकी लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेजेज, ठीक है, और दूसरी आती है हाई लेवल लैंग्वेज। निम्न स्तरीय भाषाएं और उच्च स्तरीय भाषाएं। अब ये लो लेवल और हाई लेवल का मीन क्या है, क्या जरूरत पड़ी इन्हें डिवाइड करने की लो और हाई में? देखिए, स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस बनी, ठीक है, वो थी आपकी लो लेवल लैंग्वेजेज। लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती हैं जो मशीन पर डिपेंड करती हैं। किस पर? मशीन पर। तो मैं यहां लिख सकता हूं मशीन बेस्ड। अब मशीन बेस्ड का मीन क्या है? मान के चलिए कि आपने एक प्रोग्राम बनाया, इधर हम लिख लेते हैं डेल का एक कंप्यूटर है, यहां मेंशन करते हैं, चलो डेल कंपनी का एक पीसी आता है, मान के चलो 107 करके कोई मॉडल है। ठीक है, इसके लिए आपने एवरेज वाला प्रोग्राम बनाया, यानी आपने 107 मॉडल को डेल के आपने सिखाया कि कैसे एवरेज कैलकुलेट करते हैं, ये आपने सिखा दिया। अब दिक्कत क्या रहेगी कि अगर मान के चलिए कि किसी के पास HP का कंप्यूटर है 105, तो इस प्रोग्राम को जब HP वाले कंप्यूटर पर चलाया जाएगा, अगर कॉपी करके वहां डाल दें और वहां चलाएं इस प्रोग्राम को, तो इसका रिजल्ट सही नहीं मिलेगा। रीज़न क्या है इस बात का कि ये मशीन बेस्ड है। अगर आपने लो लेवल लैंग्वेज यूज करी है तो मशीन बेस्ड होने से मतलब क्या है कि इनके प्रोग्राम जिस मशीन के लिए लिखे गए हैं केवल उसी मशीन पर सही रिजल्ट दे सकते हैं, और किसी मशीन पर इनका रिजल्ट सही नहीं आएगा। रीज़न ये रहता है कि मशीन के जो कंपोनेंट्स हैं उनके नाम हुआ करते थे पहले। ठीक है, अब जो कंपोनेंट इस मॉडल के अंदर है ज़रूरी नहीं कि इसके अंदर हो। ठीक है, और अगर वो कंपोनेंट मौजूद नहीं हुआ तो निश्चित बात है कि टास्क पूरी नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से ये लो लेवल लैंग्वेज आती हैं। लो लेवल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं मशीन बेस्ड में, तो एक तो मशीनी लैंग्वेज आई थी, मैं बहुत छोटा लिख रहा हूं, आपको शायद थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो जाए। ठीक है, एक तो मशीनी भाषा आई अभी जिसकी हमने बात करी, एक और भाषा आई असेंबली। ये 2 भाषाएं हैं जो कि किस पर बेस्ड है? मशीन पर बेस्ड है, यानी कि लो लेवल में है। इसके अलावा जितनी भी लैंग्वेजेज के नाम आप सुनोगे वो सब हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी उनके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है, ये मशीन फ्री हैं। वैसे इनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मशीन डिपेंडेंट और मशीन इंडिपेंडेंट। ठीक है, लेकिन मेरे पास स्पीच नहीं है तो मैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की जगह बेस्ड और फ्री वर्ड यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर मशीन बेस्ड का मतलब हो गया मशीन पर डिपेंडेड, और मशीन फ्री का मतलब हो गया कि मशीन इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये जो भाषाएं हैं हाई लेवल वाली, इनका कोई प्रोग्राम अगर आपने डेल 107 के लिए बनाया तो HP 105 पर भी चल जाएगा, मतलब किसी भी कंप्यूटर पर आप प्रोग्राम बना सकते हो और चला सकते हो। ठीक है, मशीन से इसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो आजकल हम जो लैंग्वेजेस काम में लेते हैं वो सारी की सारी कैसी हैं? हाई लेवल वाली हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लो लेवल का यूज आज ख़त्म हो गया हो, ये भाषाएं बेकार थी तो अब काम नहीं आती है, आज भी काम आती है। पर कहाँ पर? हमने बात की थी डिवाइस ड्राइवर्स की, सिस्टम यूटिलिटीज़ की, उन्हें डिज़ाइन करने के लिए आज भी लो लेवल लैंग्वेज ही काम में ली जाती हैं। जबकि अगर आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने हैं, ठीक है, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या अदर कोई सॉफ्टवेयर, तो उसके लिए आज भी हाई लेवल लैंग्वेज काम आती हैं और यही काम में ली जाती हैं। तो ये तो हुआ क्लासिफिकेशन इनका लैंग्वेजेज का। एक और चीज़ आती है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अंदर हमें यहाँ पे 3 पॉइंट स्टडी करने हैं, 3 डिफरेंट पॉइंट। ठीक है, एक तो है असेंबलर,
एक है कंपाइलर, एक है इंटरप्रेटर। देखिए, तो यहां हम बात कर लेते हैं कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते क्या हैं। सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर का बेसिक मीन क्या होता है। देखिए, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है? एक प्रोग्राम है जो क्या करता है, अदर लैंग्वेजेस के कोड को मशीनी कोड में चेंज करता है। जैसे हम बात करें कि हमने कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे यहां पर, मान के चलो कि आपने एक लैंग्वेज काम में ली, सी लैंग्वेज या पाइथन लैंग्वेज, ठीक है। इसमें आपने इंस्ट्रक्शंस लिख दिए। प्रॉब्लम क्या है कि कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है, यानी कि जो मशीन है, वो केवल मशीनी भाषा जानता है। ये जो हार्डवेयर है, ठीक है, इसे सिर्फ एक भाषा आती है, मशीनी। और जैसा मैंने बताया कि मशीनी भाषा में जो कोड थे वो 0-1 में होते हैं, तो इसे ये इंस्ट्रक्शन समझ में ही नहीं आते कि आपने क्या लिखा है। आपने लिखा सम बराबर 5 + 7, ठीक है, +8, वो इसको समझ में नहीं आएगा। इसको सिर्फ क्या समझ में आएगा, 0-1 वाली सीक्वेंस। इसे 5 का कोड चाहिए 0-1 में, इसे 6 का चाहिए, 7 का चाहिए, इसे सम भी 0-1 में ही चाहिए। तो हर एक चीज़ इसे किस में चाहिए, 0-1 में। अब ये पॉसिबल नहीं है कि हम मशीनी में प्रोग्राम बना दें, क्योंकि उतने फीचर्स नहीं है, ठीक है, हमारे लिए बहुत हार्ड हो जाता है। तो हमने क्या करा, बीच में एक प्रोग्राम काम में ले लिया, जिसे बोला ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या होता है, एक डिक्शनरी की तरह होता है। जैसे आपने देखा होगा, एक डिक्शनरी होती है जो दोनों लैंग्वेजेस में होती है। मतलब कि अगर आपने इंग्लिश की लिखी है तो उसमें हिंदी मीन होगा, हिंदी के लिए तो उसमें इंग्लिश मीन होगा, किसी भी स्पेलिंग का, ठीक है। तो इसे दोनों लैंग्वेजेस आती हैं। तो ट्रांसलेटर इसी तरीके के आपके प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं ट्रांसलेटर, जो क्या करते हैं, एक लैंग्वेज के प्रोग्राम को कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाया सी लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर उसे कन्वर्ट कर देगा मशीनी लैंग्वेज में, ठीक है। और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद हार्डवेयर उस पर काम करना शुरू कर देगा। कितने हैं ऐसे? 3 हैं टोटल। कौन कौन से हैं? एक तो आपका असेंबलर है, नाम से क्लियर है, केवल असेंबली के लिए यूज होता है। असेंबली लैंग्वेज के जो प्रोग्राम हैं उन्हें मशीनी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को किसमें बदलता है? मशीनी में। कंपाइलर और इंटरप्रेटर हाई लेवल में यूज होते हैं। हाई लेवल जो लैंग्वेज हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या यूज होगा? कंपाइलर और इंटरप्रेटर। लेकिन ये 3rd जनरेशन में यूज होता है और 4th जनरेशन में यूज होता है। भाषाओं की भी पीढ़ियां हैं, जनरेशन्स हैं, और ये केवल 4th जनरेशन की लैंग्वेजेस में ही दिया जाता है। तो देखो, कंपाइलर भी एक ऐसा ही सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, अदर लैंग्वेजेस में निर्मित जो आपके प्रोग्राम्स हैं उनको मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब इसका जो कन्वर्जन होता है, ठीक है, वो कंप्लीट प्रोग्राम का एक साथ होता है। मतलब कि पूरा प्रोग्राम एक बार में रीड करता है, फिर एक साथ उसे कन्वर्ट करता है। अगर एरर है तो कन्वर्ट नहीं करेगा। तो बेसिकली सोर्स कोड को ये किसमें बदलता है? ऑब्जेक्ट में। कौन? कंपाइलर। अगर मैं इंटरप्रेटर की बात करूं, कंपाइलर के जैसा ही काम है, बस डिफरेंस क्या है कि लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। मतलब पहली लाइन पढ़ी, सही है, कन्वर्ट कर दी, दूसरी लाइन पढ़ी, सही है, कन्वर्ट कर दी, तीसरी पढ़ी, इस तरीके से 1 बाय 1 एक एक लाइन को क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। कई बार डिफरेंस भी पूछ लिए जाते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। तो कंपाइलर का काम है पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड करना, ठीक है, और एरर नहीं है तो उसे ट्रांसलेट कर देना। इंटरप्रेटर का काम है लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को रीड करना, और एरर नहीं है तो एक एक लाइन को ट्रांसलेट करते जाना। थोड़ा सा स्लो होता है कंपाइलर के कंपैरिजन में। लेकिन इंटरप्रेटर का फ़ायदा क्या मिला 4GL के अंदर? ठीक है, एडवांटेज यहाँ पर ये मिला है कि क्योंकि ये लाइन बाय लाइन चेक करता है, तो पहली बात तो आपको पता लग जाता है कि किस जगह पर एरर है। दूसरी बात, ये आपको डीबगिंग की फैसिलिटी दे देता है रनिंग टाइम में ही। मतलब जिस समय आप कन्वर्ट कर रहे हो उसी समय आप डीबग कर सकते हो, यानी कि उसमें एरर सही करके फिर उसे कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर आपको टेस्टिंग करनी है तो आप स्किप करके उस इंस्ट्रक्शन को छोड़ के बाकी के इंस्ट्रक्शंस को चला भी सकते हो। तो इस तरीके से 3 यहाँ पर क्या हो जाते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। अब लास्ट हमारा टॉपिक आता है यहाँ पर प्रोग्रामिंग टूल्स में, प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स। देखिए, प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स में एक चीज़ होती है IDE, इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट।
बेसिकली देखो, आपने एक टेक्स्ट फाइल के अंदर, नोटपैड के अंदर आपने एक प्रोग्राम लिख लिया, ठीक। अब आप क्या करोगे, उसे ट्रांसलेट करवाओगे तो आपको कंपाइलर तक उसे पहुंचाना पड़ेगा, कंपाइलर ट्रांसलेट करके उसकी एक फ़ाइल बनाएगा, फिर एक और सॉफ्टवेयर होता है लोडर जो उसे रन करने का काम करता है, फिर आपको वहां तक वो पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। डीबगिंग करनी है, एरर रह गई तो फिर वापस से नोटपैड में आना पड़ेगा, फाइल खोल के चेंजेस करने पड़ेंगे, फिर ये प्रोसीजर। तो कुल मिला के फाइल अलग अलग जगह आपको चीज़ें एक्सेस करनी पड़ेंगी, जिसमें बहुत सारा टाइम और एनर्जी आपकी वेस्ट हो जाएगी। तो ये जो प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स हैं, ये आपको क्या देते हैं, IDE देते हैं, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। मतलब एक ही विंडो के अंदर आप कोड लिख भी सकते हो, ठीक है, उसकी टेस्टिंग भी कर सकते हो, उसका रिजल्ट भी चेक कर सकते हो, उसमें एरर्स भी निकाल सकते हो, उसे कंपाइल भी कर सकते हो। ये सारे काम आप एक ही जगह से कर सकते हो। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स। तो आज के लेक्चर में इतना ही।